कहानी की शुरुआत होती है लखनपुर गांव से, जहां रात के समय एक पेड़ के नीचे चार दोस्त बैठे आपस में बात कर रहे थे। ये मदन चाचा कहाँ रह गए? आज भी नहीं आए। मैंने सुना है कई रोज से चाचा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, शायद इसलिए घर पर आराम कर रहे होंगे। हाँ, मैंने भी यही सुना और इसलिए आज दोपहर में चाचा से मिलने उनके घर भी गया था। अच्छा, तो अब कैसी है चाचा की तबीयत? चाचा ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना? अरे नहीं, बस हल्का सा बुखार था और चाचा कह रहे थे कि बदन में काफी दर्द रहता है, चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। अब उनके बुढ़ापे का शरीर है, ये सब तो लगा ही रहेगा। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, पर चाचा यहाँ होते तो उनकी बातों में मन लगा रहता। बिल्कुल सही कहा तुमने। चाचा के डरावने किस्से कहानियां सुनकर तो मेरे दिमाग से दिन भर की सारी उलझनें निकल जाती हैं। हाँ, चाचा की कहानियां मुझे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर हो भी सकता है कि सच्ची घटनाएं ही हो। पर क्या तुम में से किसी ने भी कभी कोई डरावनी घटना का अनुभव किया है? हाँ, मैंने किया है। किसी को भी दिनेश से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर उसके जवाब ने सभी को हैरान कर दिया था। क्या सच में दिनेश? पर तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ और कैसी डरावनी घटना घटी थी? वो घटना कई साल पहले की थी, लेकिन उस रात मैंने जो देखा और जो डर मैंने महसूस किया वो मुझे आज भी याद है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जरा हमें तो बताओ। चलो ठीक है, अब तुम सब कहते हो तो बताता हूँ। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। उसी का निमंत्रण देने मैं और मेरा भाई गुड्डू अपने बचपन के दोस्त मदन के घर जा रहे थे। मदन पहले तो हमारा पड़ोसी हुआ करता था, फिर वो गोरखपुर जाकर रहने लगा। वो बताता था कि उसका वहाँ कोई पुराना घर है। रात का समय था। मैंने और गुड्डू ने स्टेशन से आगे बढ़कर गोरखपुर गांव की कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। भैया, आपको मदन भैया के घर का पता तो ठीक से याद है ना? मेरे ख्याल से हम वहाँ कभी नहीं गए हैं। अरे छोटे, मैं बचपन में एक बार मदन के साथ ही यहाँ आया था और यहाँ का रास्ता मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। इसलिए तुम निश्चित होकर बस मेरे साथ चलते रहो, हम जल्दी ही उसके घर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा भैया, इस गांव की सड़क भले कच्ची है पर है बहुत बढ़िया। रात का अंधेरा होने के बाद भी हमें इस रास्ते पर चलने में कोई समस्या नहीं हो रही। हाँ, सही कहा तुमने। और एक हमारे गांव की सड़क है जहाँ हर 2 कदम पर गड्ढे हैं और जगह जगह पर पानी भरा है। चलते चलते उन्हें एक मिठाई की दुकान नजर आती है। मदन को जलेबियाँ बहुत पसंद हुआ करती थीं। अब हम उसके पास जा ही रहे हैं तो मैं उसके लिए थोड़ी गर्मा गर्म जलेबियाँ ले चलता हूँ। दोनों दुकान के पास जाते हैं और दिनेश हलवाई से बोलता है, भैया जरा आधा किलो जलेबियाँ तौल दो और दाम भी बता देना। माफ करना भाई, तुमने आने में जरा देरी कर दी। अभी थोड़ी देर पहले सारी जलेबियाँ बिक गईं। हाँ, अगर तुम और कुछ खरीदना चाहो तो बताओ। अब और कुछ क्या खरीदूं? मदन को तो सिर्फ जलेबियाँ ही पसंद है। मदन? क्या तुम मदन मिश्रा की बात कर रहे हो? जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे उन्हें, वो इसी गांव में रहते हैं। हाँ, हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। ये सुनकर हलवाई के माथे पर पसीना आ गया। अरे भाई, क्यों अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हो? पूरा गांव जानता है कि उनके घर में आत्माओं का बसेरा है, जो किसी भी साधारण इंसान को वहां टिकने नहीं देती। आप लोगों का उनके घर में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आत्माओं का बसेरा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम कोई वहां रहने नहीं जा रहे। मदन हमारा दोस्त है, हम उसे शादी का निमंत्रण देने आए हैं, वो देकर लौट जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है,
लेकिन मेरी सलाह यही है कि ऐसे रात के समय में उनके घर जाना उचित नहीं है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो चाहे करो। अब इतनी दूर आकर मदन से बिना मिले ही लौट जाना मेरी समझ के अनुसार तो उचित नहीं है। बाकी आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, हम चलते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। हम वहाँ से आगे बढ़ गए। भैया, वो हलवाई आत्माओं के बारे में कुछ बोल रहा था, आपने इस बारे में उससे ज्यादा कुछ क्यों नहीं पूछा? अरे छोटे, तुम भी कहाँ उसकी बातों पर गौर कर रहे हो। यहाँ गांव के लोग तो कुछ भी अफवाह फैलाए रहते हैं। भला आजकल भी कोई भूत प्रेतों पर विश्वास करता है? हाँ, ये भी ठीक है। जो देखा नहीं उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद, अच्छा भैया, मैं सोच रहा था कि अब मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दूं और आपके साथ काम में हाथ बटाने लग जाऊं। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, और अचानक से तेरे दिमाग में पढ़ाई छोड़ने का विचार क्यों आया? मेरी उम्र में आपने भी तो पढ़ाई छोड़ दी थी और घर की जिम्मेदारियां संभालने लगे थे, जबकि आपको तो पढ़ना बहुत पसंद था और आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे भी हुआ करते थे। फिर भी घर की परिस्थितियों को देखकर आपने सारे शौक छोड़ दिए। हाँ, और मुझे देखकर तू भी ये त्याग करने के लिए तैयार है? नहीं भैया, सिर्फ इसलिए नहीं, आप ही देखिए, माँ की दवाई से लेकर दीदी की शादी तक का सारा खर्च आपको ही करना है और उसके बाद मेरी पढ़ाई का बोझ भी। मैं आपको अकेले ये सब करते नहीं देख सकता। मैं भी आपका सहारा बनना चाहता हूँ। देख छोटे, मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी थी क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे आगे तेरा एक बड़ा भाई है और तेरा ये भाई सब संभाल लेगा। इसलिए तुम निश्चित होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी उन्हें सामने एक घर नजर आता है। ये देखो, बातें करते करते हम मदन के घर पहुंच गए। हम उसके घर के सामने जाकर रुके और मैंने दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं आता है। ये मदन भैया दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पर ही ना हो? बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पड़ोस का एक आदमी हमारे पास आया। कौन हो तुम लोग और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, हम मदन के दोस्त हैं, बलरामपुर गांव से आए हैं उससे मिलने। अच्छा, तो तुम लोग मदन के दोस्त हो? वो अभी घर पर नहीं है, अपने मामा को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गए हैं। बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। जी धन्यवाद। वो आदमी वहां से चला गया और उसके जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे अचानक बारिश कैसे होने लगी? अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। इस घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। चलो हम अंदर चलकर बैठते हैं। कुछ देर की तो बात है, मदन आता ही होगा, वरना यहीं खड़े रहे तो भीग जाएंगे। हम दोनों घर के अंदर चले गए। कमरे में एक बड़ा सा पलंग बिछा था और दीवार पर मदन की तस्वीर टंगी थी। लालटेन की तेज रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, कुछ देर यहाँ लेटकर आराम कर लेता हूँ। गुड्डू ने लालटेन की लौ थोड़ी धीमी करी और पलंग पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। मैंने कार्ड का थैला मेज पर रख दिया और जाकर पलंग पर बैठ गया। अब पता नहीं मदन कब तक आएगा, कितनी देर हो गई है। तभी दिनेश को अगले कमरे से आती कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। मौसम और भी बिगड़ने लगता है, हवाएं तेज हो जाती हैं। हे भगवान, ये मौसम तो बिगड़ा ही जा रहा है। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी और वहां से मुझे एक काला साया गुजरता हुआ नजर आया। ये कौन था? मेरी आंखों ने अभी जो देखा, अरे नहीं, शायद मैं भी थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। दिनेश भी गुड्डू के बगल में पलंग पर लेट जाता है। तभी दोबारा से कमरे से डरावनी आवाज गूंजने लगती है और इस बार ये आवाज दिनेश के साथ गुड्डू को भी सुनाई पड़ रही थी, जिससे दोनों की आंखें खुल जाती हैं। भैया, आपने ये आवाज सुनी? कैसी डरावनी आवाज है। हाँ,
मैंने सुना, पर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लगातार आ रही हैं। मैं दरवाजे के पास गया। गुड्डू भी मेरे पीछे ही था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कुछ दूरी पर कोई खड़ा हुआ नजर आया, जो लगातार हम दोनों को ही घूर रहा था, पर अंधेरे के कारण हमें उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये कौन है भैया, और ये लगातार हमारी ओर ही क्यों घूर रहा है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। तभी सामने खड़ा साया हमारी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे आने पर रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो हमने जो देखा उससे तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे। वो साया एक कंकाल था, जिसने अपने सर से एक काली चादर ओढ़ रखी थी। हे राम, ये तो भूत है। भागो भैया यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। मैंने अपने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। ये हम दोनों कहाँ फंस गए? ये डरावनी आवाज है जो अभी हमने सुनी, और वो इसी भूत की रही होगी। शायद इसलिए वो हलवाई हमें इस घर में रुकने के लिए मना कर रहा था। हाँ भैया, हमें उसकी बातों को यूं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी आंखों के इतने करीब से एक भूत को देखा है। इतना बोलकर दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें वहां एक डरावनी औरत का भूत नजर आता है, जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। मैंने सुना कि तुम भूतों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, तो अब बताओ, क्या अभी भी तुम्हें कोई शक है? उसे देखना बंद करो छोटे, और भागो यहाँ से। हम दोनों दरवाजा खोलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घर से भाग निकले। तभी हमें वो पड़ोसी फिर मिला, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। अरे अरे, जरा आराम से। ये तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? वो उस घर में भूत है, उस घर में भूत है, भागो यहाँ से। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? और कहाँ है भूत? हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से यहाँ दो भूत देखे हैं। एक घर में और दूसरा घर के सामने था। दोनों ही बहुत डरावने थे। अच्छा, क्या वो इतना डरावना था जितना मैं हूँ? वो आदमी उसी कंकाल में बदल गया जो कुछ देर पहले हमने घर के बाहर देखा था। इतनी पास से ऐसा डरावना चेहरा देखकर हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब हमारी आंख खुली तो मदन हमारे सामने था, और रात में हुई घटना का डर अभी भी हमारे अंदर बसा था। अरे दोस्त, तुम लोग यहाँ कब आए और क्या हुआ तुम्हारे साथ? पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम लोगों की आंख खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? हम तो बस तुम्हें अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने आए थे, पर कल रात तुम्हारे घर में जिस तरह हमारा स्वागत हुआ वो हम हमेशा याद रखेंगे। मैंने मदन को रात की सारी घटना के बारे में बताया। ऐसा कैसे हो सकता है दिनेश? मैं तो कितने सालों से यहाँ अकेले ही रह रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब तो मैं नहीं जानता, और अभी मेरे पास जानने का समय भी नहीं है। शादी का कार्ड तेरे घर में ही रखा है, समय निकाल कर जरूर आना दोस्त। मुझे घर में हजारों काम है, इसलिए हम चलते हैं। अरे अभी कहाँ चल दिए? कुछ देर रुको, हम थोड़ी बातें तो कर लें। मदन भैया, अभी हमें मत रोकिए, शादी का घर है, बहुत काम पड़े हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग अभी जाओ, और हाँ, मैं शादी में जरूर आऊंगा, और तुम लोग भी कभी फुर्सत से आना।